तो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रेविटेशन पार्ट 2। ग्रेविटेशन को मैं समराइज कर रहा था और मैंने आपसे एक वादा किया था कि ये कहने को समरी लेक्चर है, पर आपको ग्रेविटेशन का कोई और लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसी के अंदर मैं आपको सारी थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशंस, हर चीज़ मैं आपको करवा दूंगा कि क्या चीज़ किस तरह से डिराइव हो रही है। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 ऑफ द समरी 1 घंटे का वीडियो था, वो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टी ब्रेक ले लिया था, चाय पी के मैं आया हूँ और मैं चाहता था कि आप भी थोड़े फ्रेश हो जाए। रीजन बीइंग दैट अब जो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा, मतलब उसके अंदर डेरिवेशन पार्ट काफ़ी इन्वॉल्व रहेगा। तो अगर माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। आप चीज़ों को समझ लीजिए। जो नोट्स वगैरह हैं उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरी जो मोबाइल ऐप यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, फिजिक्स जो मेरी मोबाइल ऐप है, इस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो भी आप मतलब या तो यूट्यूब चैनल पे या फिर अपनी मोबाइल ऐप पे मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन इज ऑन मी। मैं जिम्मेदार हूँ आपके इस चैप्टर के लिए। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो इससे पहले मतलब हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कैपलर लॉज हमने पढ़े हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, फिर अलग अलग केसेस में किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है हमने वो देखा। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने बात करी, फिर वो किस तरह से वेरी करता है हाइट के साथ, किस तरह से वेरी करता है डेप्थ के साथ, हमने वो पढ़ा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात करी। तो लास्ट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक हमने किया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, W इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh, ठीक है। तो मैंने वो फॉर्मूला करवाया था, पर उस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब जो बॉडी है वो सरफेस के बहुत करीब होती है। अगर बॉडी सरफेस से दूर है, जैसे किसी सैटेलाइट की अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पर mgh फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, W, ये ध्यान रखिएगा, ये वेट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में W से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर W लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है माइनस। एक तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। G स्मॉल m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस R, ठीक है। R क्या है? उस बॉडी की अर्थ के सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी। मतलब इफ दिस इज अर्थ और ये है उसका RE, ठीक है, तो ये आ गया हाइट H, ये, ठीक है, एंड दिस इज RE प्लस H, ये समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये अगर आप चाहें तो R को RE प्लस H भी लिख सकते हैं। समझ आ रहे हैं यहां तक? हाँ जी, नीचे कुछ कमेंट्स में मेंशन कर दो भाई, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला टॉपिक जो है ये है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यहां तक मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था पार्ट 1 में, अब आपको पार्ट 2 करा रहा हूं। पिछले लेक्चर 1 और का वीडियो चाहो तो देख सकते हो। तो अब एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है? मतलब आप सभी ने कभी कोई बॉल ऊपर आसमान में फेंकी होगी, ठीक है। आप उसे आसमान में फेंकते हो, ठीक है, तो वो जो बॉल है उसके बाद कुछ हाइट पर जाके वापस आ जाती है। आप और जोर के फेंकते तो और ऊंचाई तक जाती है, फिर वापस आ जाती है। मतलब हमारे माइंड में कभी ना कभी तो ये आया कि इसको इतनी जोर के फेंका जाए कि ये हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर ही निकल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा संभव है। अब इतना तो पता है कि बड़ी तेजी से फेंकना पड़ेगा। अब कितनी तेजी से फेंकना पड़ेगा वो हम इस टॉपिक के अंदर निकालेंगे, एंड दैट वेलोसिटी इज व्हाट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो इतनी स्पीड से कि वो वापसी धरती पर ना आए, हमारा जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। निकालना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मतलब सपोज कीजिए कि ये जो धरती है, ठीक है, इसका रेडियस है RE और यहां पर एक बॉडी है, यहां पर इसी के सरफेस पे एक बॉडी है। अब उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन RE, इसको या चलो दोबारा कर लेता हूं, W1 इज इक्वल टू माइनस G स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो धरती के सरफेस पे रखी हुई है। अब आपने उसे फेंका है विद वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है?
वी आई, वी इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये तो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब आपने इतनी तेजी से उसे फेंका, ठीक है, कि वो बॉडी जो है वो जा रही है सीधा ऊपर, ठीक है, और वो हमारे जो ब्रह्मा जो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गई और जा रही है और इन्फिनिटी पे पहुंच गई है, इन्फिनिटी पे पहुंच गई। अब धरती उसको खींच नहीं पा रही क्योंकि वो बॉडी बहुत दूर है, तो धरती उसको खींच नहीं पा रही, ठीक है। अब उसके पास वेलोसिटी है वी फाइनल, वी फाइनल, बस पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ये बात आपको पता है ना कि अर्थ से इनफाइनाइट दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। और जैसे जैसे आप धरती के करीब आओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, यानी कि नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। तो अर्थ से इन्फिनिटी दूरी पर बॉडी हमने इतनी जोर के फेंकी कि पहुंचा दिया हमने, ठीक है, और वहां पर जो वेलोसिटी है दैट्स वी फाइनल, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी, नाउ टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है ना। जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वही फाइनल टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम कितना है, दैट इज माइनस जी एम कैपिटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, प्लस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, और ये बराबर होगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ये है हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का सम किसके बराबर होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि जीरो है, चाहो तो लिख भी सकते हो प्लस जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ से इन्फिनिटी दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि वेलोसिटी, अब ये जो राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मतलब कम से कम कह रहा हूं, कम से कम जीरो तो जरूर होगी, कम से कम मतलब बॉल वहां पहुंच के ऑलमोस्ट रुक गई है, ठीक है, वापसी नहीं आई, वहां पहुंच के रुक गई है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो होगी उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर बॉडी अभी भी चल रही है तो उस केस में फाइनल काइनेटिक की कुछ एनर्जी की कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये, ठीक है। तो ये मास से मास कट जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, v इनिशियल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2g m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैंने आपको ना पिछले पार्ट में बताया था कि ये एक्सप्रेशन कई बार आएगा और हम क्या करेंगे, नीचे भी रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2g मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और नीचे क्या आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये, और ये पूरी टर्म क्या है, दिस इज स्मॉल g, ठीक है। तो ये आ गया 2gre, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला निकाला है क्या, ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी v का स्क्वायर, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, या स्क्वायर रूट ही कर लो, यहां पर इसको स्क्वायर रूट करो, ये, ठीक है, स्क्वायर रूट करो इसको, ठीक है। v is equal to square root of 2g mass of earth divided by radius of earth is equal to square root of 2gre, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जब आप इसके अंदर g की वैल्यू पुट करोगे 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करोगे 6400 किलोमीटर्स है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स आ जाएगा। जब आप पुट करोगे द आंसर इट विल कम आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ ज्यादा तेज हो गया, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से अगर आप किसी चीज को फेंकेंगे तो चीज जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी,
समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अगर यही काम चाहे तो आप मून के लिए भी कर सकते हैं। मून के लिए जी की वैल्यू पुट कीजिए, मून का रेडियस पुट कीजिए। अब दोनों ही वैल्यूज जो है वो अर्थ से काफ़ी कम है, तो जब मून के लिए आप निकालेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड ये चीज़। इसीलिए ना मतलब मून जो है वो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर टिकता नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई गैस टिकेगी नहीं। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो मून से बाहर ही निकल जाएगा, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर टिकता नहीं है। ठीक है, कोई हवा हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो हमने एस्केप वेलोसिटी की हमने बात करी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ के लिए है। ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2g re या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2g me बाय re। ठीक है, ये me है मास ऑफ अर्थ, re है रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैपिटल G जो है दैट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है धरती के सैटेलाइट्स के बारे में, उनकी एनर्जी वगैरह, उनकी वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। धरती के सैटेलाइट्स के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो सैटेलाइट बेसिकली क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में या सर्कुलर पाथ में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट्स मून। मून जो है धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, और बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने भेज रखे हैं जो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं और हमारे काम कर रहे हैं, हमें डाटा सेंड कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है ना, तो आइए अर्थ के सैटेलाइट का एनालिसिस देखते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है, आप किसी योयो को, किसी बॉल को अगर आप रस्सी से बांधें और घुमाएं तो बॉल ऐसे से घूमेगी, रस्सी से बंधी हुई है वो। ठीक है, बॉल ऐसे से घूमेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब वो घूम क्यों रही है? बिकॉज जो वो थ्रेड है दैट इज अप्लाइंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अंदर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वो थ्रेड। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है? F सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mv² डिवाइडेड बाय r, रेडियस ये उसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास अर्थ है और यहाँ पर ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, जो धरती के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ये चीज। नाउ दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज हाइट h, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हाइट प्लस h, ये चीज। समझ आ रहा है? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगा हमें वो कितना होगा? mv² बाय रेडियस। m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, रेडियस हो गया, कितना हो गया? re प्लस h। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये आएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये बराबर होगा, अब ये जो फोर्स है अप्लाई कौन कर रहा है? अब बॉल को तो आपने रस्सी से बांध रखा है, यहाँ पर क्या है? अर्थ उसे ग्रेविटेशन से खींच रही है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? g स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, ये चीज। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, तो यहां से m से हमने m काट दिया, इससे ये कट गया। ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज v² इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय re प्लस h। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमने निकाला है। ठीक है, एक ऐसा सैटेलाइट जो सरफेस से h हाइट पर है, एक ऐसा सैटेलाइट जो सरफेस से h हाइट पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v² की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो गया, ये स्मॉल r, इस ये स्क्वायर, हाँ दिस इज द वैल्यू, ये चीज। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो आपने एक चीज गौर करी कि जो सैटेलाइट है उसका मास कभी पिक्चर में आता ही नहीं, कि उसका मास कितना है वो कोई पिक्चर में आ ही नहीं रहा। ठीक है, सिंपली v² इज इक्वल टू gme डिवाइड बाय re प्लस h। ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चाहिए होगा। v² इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय re प्लस h। ये एस्केप वेलोसिटी वाला हटा देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एस्केप वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन मैंने हटा दिया, ये समझ आ गया? ठीक है, अब एक ऐसा सैटेलाइट, अगर ऐसा कोई सैटेलाइट जो धरती के सरफेस के बहुत करीब है, धरती के सरफेस के बहुत करीब है, उस पर्टिकुलर केस में h की वैल्यू आप 0 ले लोगे। उस पर्टिकुलर केस में जब कोई एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती के बहुत करीब है
उस केस में आप h की वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज, ठीक है। ये उस केस का फॉर्मूला है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वही अगेन नीचे भी रेडियस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी रेडियस से मल्टीप्लाई किया, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई, तो ये क्या आ गया, स्मॉल जी आर ई। ये उस केस में है जब सैटेलाइट धरती के बहुत करीब है, ये ब्लू कलर से जो लिखा है। वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये वाला है। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आइए एक और, अब एक काम करते हैं, टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं कि सैटेलाइट को एक पूरा ये सर्कल पूरा राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, दैट्स डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है आर ई प्लस एच, ठीक है। तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस आ गया पूरा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है आर ई प्लस है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ये ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 पाई आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ, ये समझ आ रहा है, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई, ये चीज, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई, ये चीज समझ आ रहा है, मैं बोर्ड पे करी जा रहा हूँ। कुछ नीचे भाई कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है, बता देना कि सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, या कुछ भी कोई कमेंट कुछ नीचे भाई डाल दो, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ कमेंट वगैरह करोगे तभी मैं आगे कुछ मोटिवेशन मिलेगी, चाहे अच्छा डालो चाहे बुरा डालो, कुछ भी डालो, ठीक है, पर मतलब हमें कुछ तो पता चले कि कोई देख रहा है वीडियो को, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक काम करेंगे छोटा सा, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे एंड इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर ई प्लस एच, ठीक है, का क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और आपने कुछ देखा ये क्या चीज है, दिस इज द टाइम पीरियड का स्क्वायर, और ये है हमारा ये आर ई प्लस एच, ठीक है। ये क्या चीज है, हमारा सेमी मेजर एक्सिस, सर्कल के केस में सेमी मेजर सेमी माइनर दोनों ही बराबर होते हैं रेडियस के, ठीक है। तो ये आ गया आर ई प्लस एच, ये डिस्टेंस पूरा, ठीक है। तो सर्कल के केस में सेमी मेजर सेमी माइनर दोनों बराबर होते हैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपने कुछ देखा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट के इनटू ये जो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, यानी कि हमारा रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें सैटेलाइट चल रहा है उसका क्यूब। कुछ याद आ रहा है आपको, ये हमारा थर्ड लॉ है, केपलर थर्ड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, जहां पर कांस्टेंट के क्या है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई, ठीक है। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द सेंटर बॉडी, मास ऑफ द सेंटर बॉडी जिसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है। एक्सप्लेन इसलिए किया है कि ये फॉर्मूला चाहो तो आप सन पे भी लगा सकते हो, उसके केस में मास ऑफ सन आएगा जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने निकाला है। आइए इसमें एक फर्दर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालते हैं जो धरती के बहुत क्लोज है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अगर वो धरती के बहुत क्लोज है तो एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी, तो वो क्या पाथ ट्रेस कर रहा होगा, वो पाथ ट्रेस कर रहा होगा 2 पाई आर, ठीक है। मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, वो धरती के बड़ा करीब है, डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां लिखा था ना जी आर ई, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है, तो वी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल रहे हैं वेयर एच इज इक्वल टू 0, जहां पर सैटेलाइट धरती के बहुत करीब है, तो 2 पाई आर ये सरकमफ्रेंस आ गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और सैटेलाइट की स्पीड है स्क्वायर रूट जी आर ई, तो
तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई जी, ये चीज ये। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, टाइम पीरियड पता है क्या आएगा, यू विल बी अमेज्ड। टाइम पीरियड क्या आएगा, 85 मिनट्स। 85 मिनट्स मतलब जो सैटेलाइट है वो धरती का पूरा चक्कर पता है कितनी देर में लगाएगा, पूरा एक राउंड कितनी देर में, जस्ट 85 मिनट्स के अंदर पूरे धरती का राउंड 85 मिनट्स के अंदर। तो उसकी स्पीड देखो क्या होगी, ठीक है ना। स्पीड क्या होगी, स्पीड ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, निकाल सकते हैं हम, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो एग्जाम में आ सकता है, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई सैटेलाइट धरती के बिल्कुल करीब है, वो जस्ट 85 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा जो राउंड है वो लगा सकता है, और वो जितना दूर होता जाएगा उसका टाइम पीरियड भी बढ़ता चला जाएगा, विच इज गिवन बाय द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, किसी सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है। आइए देखते हैं, कोई सैटेलाइट है धरती के चारों तरफ घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी। कोई सैटेलाइट है धरती के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब उसकी जो एनर्जी है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और सैटेलाइट के लिए वी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये क्या आ गया, हाफ एम जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये तो इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अर्थ डिवाइडेड बाय 2 रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, ठीक है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और किसी भी बॉडी की, किसी भी सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। तो जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय 2 आर ई प्लस एच माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। तो जब आप टोटल करेंगे इट गिव्स यू, अब ये हाफ है, ये प्लस का है, और ये -1, ये 1 जो है माइनस का है, तो क्या आएगा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय 2 आर ई प्लस एच। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। और मजे की बात है कि ये टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो नेगेटिव है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी घूम रही है ऐसे धरती के चारों तरफ, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही रहती है। आपने गौर किया, जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, हाफ। जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, और इन दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है। ऐसा इसलिए कि जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी, इन्फिनिटी से जब वो बाहर निकल जाएगा तब जाके वो पॉजिटिव होगी जो एनर्जी है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी के अंदर अंदर है कि धरती की चारों तरफ अगर गेड़ा मार रहा है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगी। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से ना आगे छोटे छोटे से टॉपिक से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी सी चीज़ें। सबसे पहला है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड घूमने का, जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ये, दैट्स 24 आवर्स, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या होता है, ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो टाइम है, दैट्स 24 आवर्स। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, ठीक है, इससे होता ये है कि धरती अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी 24 आवर्स में घूम रही है। अब धरती है, ठीक है, धरती ऐसे वो 24 आवर्स में इस तरह से अपने चारों तरफ घूमेगी, पूरा एक राउंड लगाएगी, और जो सैटेलाइट है वो भी चारों तरफ 24 आवर्स में घूमेगा, ठीक है। तो होगा ये कि जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो अभी धरती यहाँ, जैसे इंडिया है वो यहाँ पर है और सैटेलाइट उसके सामने है। अब धरती घूमेगी, सैटेलाइट भी घूमेगा, तो हमारा कंट्री यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट यहाँ सामने, फिर हमारा कंट्री यहाँ पे, सैटेलाइट सामने, फिर हमारा कंट्री यहाँ पे, सैटेलाइट सामने। तो जो सैटेलाइट है उसकी लोकेशन किसी कंट्री के रेस्पेक्ट में
कांस्टेंट रहती है, स्टेशनरी रहती है, जैसे जैसे धरती घूम रही है सैटेलाइट भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो कंट्री के हमेशा क्या रहेगा, सामने रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सैटेलाइट है बड़े काम का होता है। मतलब अगर आपको किसी जगह का अगर वेदर मॉनिटर करना है, या आप घर पे जो केबल का डिश लगा होता है वो एक ही जगह पे मतलब टारगेट करता है, ठीक है। अब सैटेलाइट अगर हिलता रहेगा तो डिश एक जगह कैसे रहेगी, ठीक है। तो वो इस तरह से कि जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रहा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल हमारे धरती के बिल्कुल हमेशा सामने ही रहेगा, वो हमारी कंट्री के बिल्कुल सामने ही रहेगा। समझ आ रही चीज? दिस इज व्हाट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आपको बताया था कि अगर सैटेलाइट धरती के बिल्कुल करीब हो तो टाइम पीरियड है 85 मिनट्स। अब 24 और अगर टाइम पीरियड है, किसी 24 आवर्स अगर टाइम पीरियड है, तो उसके लिए सैटेलाइट की हाइट पता है कितनी होनी चाहिए? अराउंड कितना है, 35,800 किलोमीटर अराउंड, मतलब इसके आसपास रहता है। 35,800 किलोमीटर्स। हमारी अपनी धरती का जो रेडियस है वो है 6,400 किलोमीटर। मतलब यू कैन इमेजिन कि वो सैटेलाइट कितना दूर है, और इसके लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है इसको इतनी दूर तक भेजने के लिए। बट द थिंग इज़ कि जो रिजल्ट है इट्स वर्थ द एफर्ट। मतलब जो कम्युनिकेशन है सारा, ठीक है। तो वो जैसे हमारे इंडिया के इनसेट सीरीज़ है पूरी, मतलब वो जो सैटेलाइट्स हैं वो सारे मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। अब हमारे यहाँ से सिग्नल जाता है, ठीक है, जो ये टीवी वगैरह के सिग्नल्स हैं वो सारे जाते हैं सैटेलाइट पे। सैटेलाइट जो है वो आगे पूरी कंट्री में उसको फैलाता है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब एक दूसरे आते हैं पोलर सैटेलाइट्स। पोलर क्या रहते हैं? ये धरती के बड़े करीब रहते हैं, धरती से 500-800 किलोमीटर की हाइट पे है, धरती के बहुत करीब है, ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब 100 मिनट्स के अंदर, 100 मिनट्स, ये हद से हद 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में पूरी धरती का एक राउंड मार लेगा, ठीक है। तो ये ना मतलब अगर पूरी की पूरी धरती को अगर आपको मॉनिटर करना हो, मैप्स बनाने हो, पूरी धरती का अगर कुछ एक्सप्लोरेशन करना हो, आपने पूरी धरती का अगर वेदर आपने देखना हो, ठीक है, पूरी धरती को अगर आपने मॉनिटर करना हो चप्पे चप्पे को, ठीक है, तो आप इन सैटेलाइट्स का प्रयोग कर सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, इन्हें बोलते हैं पोलर। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इस तरह से गेड़ा मारते हैं। जो हमारा ये वाला था जियो स्टेशनरी, वो सैटेलाइट ऐसे चलता है इस तरह से। जो ये पोलर है ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये पोलर सैटेलाइट है, ये ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है, और धरती ऐसे घूम रही है। तो होता ही है कि ये पूरी की पूरी धरती को स्कैन कर लेता है, ठीक है। धरती ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट आपका नीचे से ऊपर स्कैन कर रहा है इस तरह से, सैटेलाइट ऐसे स्कैन कर रहा है, धरती ऐसे घूम रही है। तो धीरे धीरे करके पूरी की पूरी धरती आपकी स्कैन हो जाती है पूरी, ठीक है। सो दैट्स पोलर सैटेलाइट। ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। 100 to 120 मिनट्स के अंदर पूरा एक राउंड ये लगा लेते हैं, और इनकी हाइट जस्ट 500-800 किलोमीटर्स होती है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस एक्चुअली हमारा बॉडी का वेट क्या है, मतलब धरती हमें खींच रही है और हमें वेट महसूस क्यों होता है? बिकॉज हम किसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं। अब जैसे मैं इस वक्त फ्लोर पे, फर्श पे खड़ा हूँ, तो जो फर्श है, जो फ्लोर है, जो रूफ है बेसिकली, वो एक फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन मुझे महसूस हो रहा है। अगर मैं जंप कर जाता हूँ, ठीक है, बिल्डिंग से, तो वो नॉर्मल रिएक्शन, कोई मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो मेरे को अपना बॉडी का वेट महसूस नहीं होगा। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें अपनी बॉडी का वेट नहीं महसूस होता, हमें महसूस होता है नॉर्मल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी स्प्रिंग बैलेंस अगर आपने देखा हो, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, अगर आपने देखा हो, मतलब एक स्प्रिंग की मदद से हम वेट नापते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से आपने इसे हैंग कर रखा है और यहाँ पर वेट लिखा है, मतलब यहाँ पर लिखा है 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, लाइक दैट, और नीचे एक हुक है और आपने इसमें वजन आपने टांग रखा है, यहाँ पर वजन। तो ये वजन क्या है? वजन इसको खींचेगा तो स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर नीचे कितना मास रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पर अगर अभी ये क्या है, अभी ये हुक से टंगा हुआ है और यहाँ पर रीडिंग आ रही है, अगर आप इसे हुक से निकाल दें और ये हवा में हो, ठीक है, तो ये क्या है, गिर जाएगा। अब जब ये गिर रहा होगा देन यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर रीडिंग 0 आएगी, क्योंकि ऊपर लगाने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। समझ आया? दिस इज व्हाट इज नोन एज वेटलेसनेस, ठीक है, वेटलेसनेस। अब इवन ना, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, अब सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, ठीक है, अब वो घूम रहे हैं तो उनके केस में मतलब देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड्स, ठीक है, मतलब धरती उसे खींच रही है, वजन नीचे लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लग रही है,
वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। तो कोई नॉर्मल फोर्स हमारे ऊपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है। तो इसलिए सैटेलाइट्स के अंदर एक वो है ना स्पेस शटल है जो ऊपर, मतलब मैं उसका नाम भूल गया, उसके अंदर लोग रहते हैं, तो यू विल सी कि वो उड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर होता ही नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो मतलब वो हमेशा ही बस ऐसे ही हवा में उड़ते ही रहते हैं, उनके लिए ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे हमें कैसे पता चलता है? ग्रेविटी की वजह से। हम खड़े हैं तो ये हमारा नीचे है, तो वो ऊपर है। अब बाकी दिशाएं उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। पर वहाँ पर जब स्पेस के अंदर वो किसी सैटेलाइट के अंदर मतलब जब सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक तरह से कोई वर्टिकल फोर्स लग ही नहीं रहा, दे ऑलवेज रिमेन वेटलेस, ठीक है। तो उन्हें वेटलेसनेस महसूस होती है, ठीक है। तो राजी, ये आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, आप ही मेरी यहाँ पर लिखा हुआ है नाम मोबाइल ऐप का फ्रिजिक्स, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मोबाइल ऐप का लिंक दे दूंगा। आप उस मोबाइल ऐप पे जाके आपको मेरी जो मदद चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।